अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो में अगेन हम लोग यहाँ पर आप लोगों से कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर ही मूव ऑन मैं पहले आप लोगों को यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि यहाँ पर हम लोग बेसिकली 20 MCQs स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिक जे हम लोग यहाँ पर करेंगे। ये आप लोगों ने मुझे एट द एंड ऑफ द वीडियो लाजमी फीडबैक देना है कि आप लोगों को MCQ से क्वालिटी कैसी लगी एंड MCQs ओवरऑल कैसे थे। एंड मैं आप लोगों को एंड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी, तो आप लोग लाजमी उस इन्फॉर्मेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन को लाजमी सुनिएगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारा यहाँ पर MCQ नंबर 1 ये है कि आप लोगों से पहला क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय द एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रोकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर दो कीवर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए है। एक जो कीवर्ड आप लोगों को नजर आया डेट वाज एरोबिक रेस्पिरेशन, एक कीवर्ड आप लोगों को नजर आया माइटोकॉन्ड्रिया, और लास्ट कीवर्ड प्रोकैरियोटिक। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ को लाजमी याद रखना है। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम ने आंसर अभी तक गेस कर भी लिया होगा, बट आंसर से मूव करने से पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे लेते हैं। देखिए, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं स्पेसिफिकली यहाँ पर प्रोकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनाइज, मतलब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं ना कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनाइज, तो प्रोकैरियोट्स के पास कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनाइज नहीं होता है। ठीक है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे वो फिर आप लोगों के पास माइटोकॉन्ड्रिया ही क्यों ना हो जाए, या फिर आप लोगों के पास अगेन क्लोरोप्लास्ट ही क्यों ना हो जाए, और या फिर आप लोगों के पास न्यूक्लियोलस ही हो जाए, क्यों ना कोई सा भी हो जाए आप लोगों के पास, राइट। ठीक है, तो ये इनके पास नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के पास कभी भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते हैं। तो जिन्होंने 38 मार्क किया, जिन्होंने 36 की कोई भी सोची थी, आप लोग यहाँ पर याद रखें कि इसका आंसर हमेशा डेल्टा होता है, डेट इज़ 0। प्रोकैरियोट्स के पास कोई भी हमारे पास आप कह लें कि यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनाइज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पर ये है कि हमजा इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर बायोलॉजिकल कंडीशन। आप लोगों ने स्टेटमेंट पढ़नी है। एट फर्स्ट यूर सफरिंग फ्रॉम द फीवर, पहले फीवर से कर रहा था, लेटर ही नोटिस वेयर सिम्टम्स व्हिच इंक्लूड द चिल्स, एचेस, स्वॉलन लिम्फ ग्लैंड्स वगैरह वगैरह वगैरह। पूरी स्टेटमेंट पढ़नी है और आप लोगों को यहाँ पर कीवर्ड ये समझ आना चाहिए कि दीज सिम्टम्स डिसअपीयर फॉर अप्रोक्स 9 मंथ्स। 9 महीने के लिए सिम्टम्स जो थे ना डिसअपीयर हो चुके थे। अब आपने बताना है कि मेडिकल कंडीशन कौन सी होगी। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक आई गेस इसको कर भी लिया होगा कि इसका क्या आंसर होगा। तो पहले इसको आंसर की तरफ जाने से पहले हम लोग ज़रा समझ लेते हैं कि एक्चुअली में कहना क्या जा रहा है। कह रहा है कि यहाँ पर सिम्टम्स थे जिसमें आपके पास बेसिकली फीवर वगैरह थे, चिल्स थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा, मेन जो आपके पास सिम्टम्स होते हैं ना, वो आपके पास मेन सिम्टम्स एक ये था, सोलन लिम्फ ग्लैंड। ठीक है, और याद रखना सोलन लिम्फ ग्लैंड सिर्फ 2 ही बीमारियों में मौजूद होता है। एक तो आप लोगों को देखने को मिलती है HIV, डेट इज़ अ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक हो गया ना, और एक आप लोगों के पास होती है मम्प्स, जिसे हम लोग पेपिलो वायरस का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, इन्हीं में पाया जा रहा होता है। और दूसरा सबसे बड़ा हिंट दे दिया था कि दीज सिम्टम्स डिसअपीयर फॉर द 9 मंथ्स। अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ कि एक्चुअली में 3 स्टेजेस होती हैं। अगर आप लोगों को याद हो, HIV की 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, सबसे पहले जो स्टेट होती है उसे कहते थे एसिम्प्टोमेटिक स्टेट। ठीक हो गया ना, एसिम्प्टोमेटिक स्टेट। अब एसिम्प्टोमेटिक स्टेट होती है, ठीक हो गया ना, ये स्टेज कह लो। और एक स्टेट सेकंड होती है एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स होती है। तीसरी आपके पास आ जाती है, और दो होगी आपके पास। ठीक है, और जो तीसरी आपके पास बीमारी होती है ना स्टेट, होती है फुल ब्लोन एड्स। ठीक है, अब इससे रिगार्डिंग नम्स MD कैट 2025 में क्वेश्चन आया था, एंड बहुत मज़े का क्वेश्चन था। वो वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। मगर यहाँ पर ये वाली जो स्टेज है ना, खुसूसन इस स्टेज के जो सिम्टम्स होते हैं, इस स्टेज के सिम्टम्स ये 9 मंथ्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली जो है ना डिसअपीयर हो जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों को जानने के लिए कि इस स्टेज के सिम्टम्स 9 मंथ्स के लिए डिसअपीयर हो जाते हैं। सारे के सारे सिम्टम्स, जैसे फीवर हो गया, आपके पास चिल्स होगी, एचेस होगी, इटची स्किन, खारिश वगैरह करना, स्वॉलन लिम्फ ग्लैंड्स वगैरह वगैरह आपके पास यहाँ पर जो है ना ये एसिम्प्टोमेटिक में ही होते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका सी है, डेट इज़ अ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक होगा ना, तो आपके पास यहाँ पर ये HIV ही है, एड्स को कोज करने वाला भी HIV ही होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से देख लिया। अच्छा, जो बेसिकली आप लोगों ने याद रखना है कि जब एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन आपके पास स्टार्टिंग कंडीशन होती है, तो आप लोगों के पास जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो 9 महीने के लिए पहले ज़ाहिर होंगे, ज़ाहिर होने के फ़ौरन बाद 9 महीने के लिए डिसअपीयर हो जाएंगे। अब इस दौरान क्या होता है, अगर आप HIV का टेस्ट करवाते हैं, मतलब टेस्ट वगैरह करवाएंगे, तो वो टेस्ट जो है ना हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है,
तो ये बड़ा ज़रूरी है, इस चीज़ को आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी याद रखना। इससे रिसेंटली नम्स एमडी कैट 2025 में भी क्वेश्चन आया है, और तो याद रखें कि पीएमडीसी के लिए भी ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होगा, क्योंकि नम्स और पीएमडीसी में बहुत कोरिलेशन होता है। 2020 में भी जब पेपर आया था तब भी नम से कुछ क्वेश्चन मतलब मिलते थे, 2021 में भी कुछ क्वेश्चंस मिलते थे, काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस थे, मगर इसी तरह हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आप लोगों के सामने से स्क्रीन पर शो किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। अच्छा, रिसेंटली ये नया चैप्टर ऐड हुआ है होम्योस्टेसिस का, तो आप लोगों ने इसको लाजमी पढ़ना है, क्योंकि इसमें से बड़े मज़े मज़े के क्वेश्चन बनते हैं किडनी से रिलेटेड, नेफ्रॉन से रिलेटेड, तो ओवरऑल ऊपर से उसकी और भी थर्मो रेगुलेशन से भी बड़े मज़े के बन सकते हैं। बहरहाल आप लोगों से पूछा जाएगा कि सीक्वेंस आप लोगों ने करेक्ट यहाँ पर इसको कलेक्ट मतलब चूज़ करना है। अच्छा, सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों को जो सीक्वेंस पता होना चाहिए है ना, हमारे पास पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए है कि यार आप लोगों के पास दो लूप्स होती है। मीन्स एक आपके पास क्या होती है, प्रोक्सिमल, ठीक है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और एक होती है डिस्टिल्ड, ठीक है, डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड, मैं इस पर शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। ये आपके पास दो ट्यूब्यूल्स होती है, डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है ना, ये आपके पास इसका एंडिंग पॉइंट होता है ना, वो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं। कलेक्टिंग डक्ट्स जो फर्दर आपके पास ड्रेन कर रही होती हैं, वो कहाँ पर करती हैं, ये मीडियल पोर्शन में आपके पास यहाँ पर है ना वो ड्रेन कर रही होती हैं, जहाँ पर आपको यूरिन डिजर्व करता है, यूरिन आपको रोका रहता है, स्टोर किया रहता है, वो जगह का नाम होता है रीनल पेल्विस, ठीक है। रीनल पेल्विस के अंदर आपके पास यहाँ पर है ना ये ड्रेन कर रही होती है। इसका रेफरेंस कहाँ पर है, इसका रेफरेंस आपकी फेडरल टेक्स्ट बुक की बुक है, आप लोग बुक लाइन पढ़ेंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगी। बिल्कुल लास्ट में उसने लिखा हुआ है कि कलेक्टिंग डक्ट्स ड्रेन इनटू द रीनल पेल्विस, ठीक है। इसी तरह अगर हम डिस्कस करते हैं सेकंड वाली, डेट इज आपके पास कौन सी है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जिसे हम लोग यहाँ पर प्लेक्सस ऑफ कैपिलरीज का भी नाम दे रखे होते हैं, ठीक है। तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती है ना, ये आपके पास कहाँ पर ड्रेन करती हैं, ठीक है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आपके पास ड्रेन कर रही होती हैं इनटू द रेनल वेन, ये रेनल वेन में ड्रेन करती हैं। फिर आगे वेन जो होती है आपके पता होना चाहिए कि वो रेनल वेन ये करती है, इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम दी किडनी, किडनी से आपके पास यहाँ पर है ना एग्जिट कर रही होती है, सेम एज यूरिटर, यूरिटर की तरह यहाँ पर ये भी एग्जिट करेगी, और आगे जाकर इन्होंने यूरिनरी ब्लैडर में जाके मिलना है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा आपके पास आउटसाइड द बॉडी यूरिन को ले जाता है। तो रेनल वेन, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहाँ पर ड्रेन हो रही है, रेनल वेन में से जो कंटेंट आपके पास बचता है उनको बाहर लेकर जाने वाला कौन है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं। अगर आप डायग्राम देखेंगे बुक में तो आपको नजर आता है कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज पूरे के पूरे जो है ना आपके पास किडनी के अंदर आपके पास कहीं फैली हुई है, नेफ्रॉन के अंदर सॉरी फैली हुई है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोगों के पास अच्छा सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन अगर आप लोग यहाँ पर देखें सी ऑप्शन होगा, पेल्विस होगा, और यहाँ पर रेनल वेन होगा, सो सी इसका राइट ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते हैं। अगेन ये एमडी कैट का वैसे भी एक रवायत है कि वो सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस देते ही देते हैं, नम्स में भी इवन आए थे, नम्स में भी इवन क्वेश्चन आया था ये वाला, बहुत मज़े का क्वेश्चन है। अगेन आप लोग वीडियो को स्टॉप करें, और वीडियो को स्टॉप कर आप कोशिश करेंगे इसको सोल्व करें। नम्स में एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं आई थी इस बार, बट नम्स में इससे रिलेटेड स्टेटमेंट आई थी, एंड ये क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस टेस्ट में भी किया जा चुका हुआ है, एंड नंबर ऑफ टाइम्स यूनिवर्सिटीज़ ने भी अकेडमीज वगैरह ने भी करवाया हुआ है। बच्चे वैसे भी आना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसे ही क्वेश्चंस में देखने को मिले थे। अब इसमें से ये कहा है कि अ लेडी निटिंग अ स्वेटर वाइल वाचिंग टेलीविजन, टेलीविजन को देखते हुए वो स्वेटर को निट कर रही है, तो आप लोगों ने बताना है कि इसकी निटिंग को कौन कंट्रोल करता है। बहुत मज़े का क्वेश्चन है, आई गेस 90% स्टूडेंट्स ने अभी तक इसका आंसर गेस कर भी लिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छा देखिए, आपकी जो कह लें कि जो अंडर कंट्रोल होती हैं, मतलब आप कह लें कि हम लोग उसे कहते हैं इनवॉलंटरी जो आपकी मूवमेंट्स होती हैं ना, इनवॉलंटरी, ठीक है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को और आपकी याददाश्त को उसने याद रखना है ना, वो आपके पास पता कौन सा होता है, डेट इज योर पार्ट ऑफ योर फोर ब्रेन सेरिब्रम। सेरिब्रम आपके पास जजमेंट आपको करता है, जजमेंट है ना, ये देखो आप जज कर रहे हो, यहाँ पर रहेगा वहाँ पर जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये इनवॉलंटरी आपके पास होती है, ठीक है। बट यहाँ पर आपके पास जो चीज़ देखी जा रही है वो क्या है, वो ये है कि वो वॉलंटरी है। मीन्स आप जो वो टेलीविज़न को देखते हुए जो लेडी है ना आपके पास स्वेटर को निट कर रही है, तो ये उसकी याददाश्त में स्टोर है,
ठीक है, और मूवमेंट्स भी कंट्रोल हो रही है, मीन्स उसकी मूवमेंट। अब अगर वो ये भी तो हो सकता है ना कि वो स्वेटर गलत निट कर दे, अगर वो थोड़ा बहुत हाथ गलत चला दे, जैसे अक्सर का आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल ले लो। आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन का जो पासवर्ड लगाया होता है आप लोगों को याद होता है, ज़ुबानी याद होता है कि मेरे मोबाइल का पासवर्ड यहाँ पर ये होगा, तो देखने की ज़रूरत भी नहीं होती, आप देखे बगैर लेटर्स को हिट कर रहे होते हो, तो वो आपकी मूवमेंट्स होती हैं, जो कि वो आपको मूवमेंट्स वगैरह को जो है ना कंट्रोल किया जा रहा होता है, आपकी याददाश्त को कंट्रोल किया जाता है। तो आपकी जो मेमोरी और आपकी जो याददाश्त को जो कंट्रोल किया जाता है ना, सॉरी मेमोरी और मूवमेंट्स को जो कंट्रोल किया जाता है इनवॉलेंट्री टाइप, वो आपका बॉडी का पार्ट होता है, डेट इज योर, हमारे पास कौन सा था, हिंड ब्रेन का पार्ट था सेरिबेलम। सेरिबेलम इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, ना इसका सेरिब्रम होगा, ना इसका मेडुला ऑब्लिगेंटा, ना इसका हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी में होता है, जो कि आप लोग पढ़ते हो, जैसे आप लोग कभी पढ़ रहे हो, आप रिकॉल कर रहे हो, तो हिप्पोकैम्पस आपकी मदद कर रहा है। मेडुला ऑब्लिगेंटा आपका कहाँ पर होता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा आपकी हार्ट बीट को देखता है, आपके ब्लड प्रेशर को देखता है, ब्रीदिंग को देखता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग। अच्छा, इसमें भी याद रखिएगा मेडुला ऑब्लिगेंटा के रिगार्डिंग, मेडुला ऑब्लिगेंटा पता है क्या होता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा ब्रीदिंग को देखता है, राइट, इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग, आप इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग कर रहे हो, ठीक है, इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग, तो मेडुला ऑब्लिगेंटा देख रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ रेट ऑफ ब्रीडिंग के बारे में, तो रेट ऑफ ब्रीडिंग कह रहा हूँ, सॉरी ब्रीथिंग, तो रेट ऑफ ब्रीथिंग जो होता है ना, इसको जो कंट्रोल करता है ना, अगेन ये बुक लाइन है, लाजमी पड़िएगा, इसको पोन्स कंट्रोल कर रखा होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ब्रेन का पोर्शन तो हमेशा पीएमडीसी का फेवरेट रहा है, आप पास्ट पेपर उठा के देखें, आप 2020 का पेपर उठा के देख लें, आप 2021 2022 जब भी देखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछते हैं, मगर क्योंकि इस साल पीएमडीसी है और मेरिट भी आप लोगों को पता है कि आपका मेरिट बजाना ऊपर है, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है। 90% ने तो आंसर सेरिब्रम लगाया होगा आई गेस, और कुछ 10-5% या मे बी 15% स्टूडेंट्स ने सेरिबेलम लगाया होगा। सेरिबेलम इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अच्छा, तो ये आप लोगों ने इसका मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों का बिल्कुल ठीक हुआ या फिर नहीं। बहुत मजे का क्वेश्चन, अगेन ये नंबर्स में भी रिपीट हुआ है, और इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि थोड़ा सा ज़रा सोचना समझना पड़ता है। इसमें बेसिकली ये रिसेंट क्वेश्चन था, उसका ये था कि अब पर्सन कट इज हैंड्स बाय एक्सीडेंटली, उसने काट दिया और ब्लीडिंग वहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों ने बताना है कि कौन से केमिकल जो है ना इन्फ्लेमेशन के लिए उसका रिस्पॉन्सिबल होगा अराउंड दिस कट। याद रखें इंटरल्यूसिन 1, हेपेरिन और हिस्टामीन, ये तीनों को तीन इन्फ्लेमेशन कोज करते हैं। इंटरल्यूसिन 2 को इससे कोई लेना देना नहीं, तो पहले आप लोग एलिमिनेशन मेथड करेंगे इंटरल्यूसिन 2 तो क्या, क्योंकि ये तो बीटा लिम्फोसाइट्स को आगे फर्दर आके आपके पास उनकी फॉर्मेशन को इन्वॉल्व करता है। बहरहाल गोली मारते हैं। इंटरल्यूसिन 1 आपके पास तब होता है कि जब आपको कोई फ्रिजन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर हो जाए, वायरस अटैक कर दे, कोई सा भी स्पेसिफिक सब्सटेंस अटैक कर दे, तो ये कोई केमिकल तो रहना हुआ, ये तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म हुआ, मींस आपकी डिफेंस मैकेनिज्म है, तो इंटरल्यूसिन 1 कभी भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। हेपेरिन को अगर देखते हैं तो हेपेरिन क्या होता है, हेपेरिन आपके पास एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती है, ठीक हो गया ना, तो ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, ये इसका ये केमिकल नहीं है, ठीक है, प्रोटीन है जो कि आपके पास ब्लड वेसल्स से ब्लड क्लॉटिंग को बचा रही होती है। आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है, डेट इज डेल्टा हिस्टामीन, इसे हम वैसो डायलेटर का भी कहते नाम देते थे, आप लोगों की बुक लाइन ही है वैसो डायलेटर का भी नाम दे रही होते हैं कि दिस इज़ दी वैसो डायलेटर, ठीक है, और ये आप लोगों के पास इन्फ्लेमेशन कोज कर रखा होता है। इसकी ऑप्शन आप लोगों को मैं रेफरेंस दे देता हूँ, अक्सर का रेफरेंस कुछ होता है कि पता नहीं मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, तो भाई ये एफआरएल टेक्स्ट बुक की लाइन है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और ये नम्स 2025 में भी आया है। और अगेन मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि नम्स का और पीएमडीसी का जो रिलेशन है ना, ये बहुत अच्छा है। ये नम्स के कुछ क्वेश्चंस पीएमडीसी में हर साल रिपीट होते हैं, फिर पीएमडीसी के क्वेश्चंस कुछ उठाए जाते थे नम्स की तरफ से, तो ये आप लोगों ने इस चीज़ अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोगों ने ये नहीं समझ के मिस कर देना कि हमने तो नम्स दिया ही नहीं, तो हमें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये वो फलां, तो आप लोगों ने इसको लाजमी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगेन आप लोगों के पास नए ही चैप्टर से बना है, डेट इज होम्योस्टेसिस, और होम्योस्टेसिस में हम लोगों के पास क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन में लिखा है एक बंदा अफ्रीका में सफ़र कर रहा है, पानी की कमी से, पानी की किल्लत है भाई, वो सिर्फ और सिर्फ 2 गिलास पी सकता है, जबकि अमूमन 8 गिलास पीने चाहिए। बहरहाल उसका जो यूरिन होता है कंसनट्रेटेड होता है डाइल्यूट की वजह, आप लोगों ने बताना है कि क्या सिचुएशन होगी। अच्छा, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट का आप लोगों को मैं थोड़ा सा ज़रा ओवरव्यू दे दूं बिफोर मूविंग ऑनवर्ड। कंसनट्रेटेड यूरिन आप लोगों के पास किन सिचुएशंस में हमारे पास यहाँ पर जो बेसिकली जो है ना बनता है, कंसनट्रेटेड यूरिन आपके पास तब बनता है कि जब आपकी जो रीएब्जॉर्प्शन है ना पानी की फ्रॉम द फिल्ट्रेट, पानी जो होता है वो रीएब्जॉर्ब जो हो जाता है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मीन्स अगर आप बात करते हैं कि पानी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है फिल्ट्रेट से, ठीक होगा ना, फ्रॉम फिल्ट्रेट में यहाँ पर पूरा वर्ड लिख देता हूँ, ठीक है,
जब फिल्ट्रेट से पानी को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कर दिया जाएगा तो आपके पास जो फिल्ट्रेट होगा ना वो कंसनट्रेटेड होगा। और दूसरी कंडीशन आपके पास होती है डेट इज़ अ डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन कब बनता है? डाइल्यूट यूरिन तब बनता है जब आपके पास पानी जो होता है ना वो मिनिमम रीअब्जॉर्ब किया जाए, मतलब रीअब्जॉर्प्शन लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H2O फ्रॉम फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट से जो इसको रीअब्जॉर्ब किया जा रहा होता है पानी को, वो क्या होता है? डेट इज़ अ मिनिमम होता है। और ये होता क्या है? जब आप पानी ज़्यादा पिएंगे, जब आप पानी ज़्यादा पिएंगे आपके पास डाइल्यूट यूरिन होगा, फिल्ट्रेट में ज़्यादा पानी की मिकदार होगी। इसी तरह आपके पास कंसनट्रेटेड यूरिन कब बनता है? जब आपके पास पानी की किल्लत होती है, पानी जो थोड़ा बहुत होता है भी वो भी आपके पास मिनरल्स वगैरह के लिए आपकी बॉडी इसको निकाल लेती है फिल्ट्रेट से। जैसे अब इसको निकालने वाले फैक्टर्स कौन से? अच्छा याद रखें, इसको दो चीज़ें हमारे पास मेंटेन करती हैं। अगेन बुक लाइन है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म होता है, ठीक है, मैंने कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं लिया है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म होता है, ठीक है, ये बहुत आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है डेट इज़ हार्मोनल आपके पास मैकेनिज़्म होता है। तो हार्मोनल इन्फ्लुएंस भी होती है, और एक आपके पास मैकेनिज़्म होता है वो होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। बट हार्मोनल इन्फ्लुएंस दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, इसमें बेसिकली आपके एक होता है ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन, और एक आपके पास होता है आल्डोस्टेरोन। तो आल्डोस्टेरोन और ADH आपके पास पता होना चाहिए। ADH आपके पास कहाँ से होता है? ADH जो होता है वो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड आल्डोस्टेरोन जो है ये आपके पास आपके एड्रिनल ग्लैंड से आता है, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड से है और एक आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी से है। इसके बारे में ADH का क्या काम होता है कि इसने पानी को रीअब्जॉर्ब कर रहा होता है, मतलब इसने रीअब्जॉर्ब करना है पानी को, रीअब्जॉर्ब वाटर। पानी को कहाँ से रीअब्जॉर्ब करना है? पानी को रीअब्जॉर्ब करना है फ्रॉम द फिल्ट्रेट। जबकि इसका क्या काम होता है? इसने यहाँ पर पानी को रीअब्जॉर्ब नहीं करना है, बल्कि इसने सोडियम को जो है ना रिलीज़ करने के लिए मदद करना है, सोडियम NH2। फिल्ट्रेट के अंदर क्या करेगा? फिल्ट्रेट के अंदर यहाँ पर है ना सोडियम को बेसिकली यहाँ पर है रिलीज़ कर रखा होता है। तो इसका काम पानी वाला कोई है ही नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है चीज़ को जानना। तो अब यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। अच्छा, तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने पहले भी डिस्कस किया कि अगर ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, और बस ये बात है कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा, और आल्डोस्टेरोन तो पानी एब्जॉर्ब करता ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस तो आपके पास सबसे पहले वाले जो है ना गई, सीटा और डेल्टा गई, C और D गया, बाकी के बची दो ऑप्शंस बची। अब आप लोगों को यहाँ पर समझ आना चाहिए। अच्छा, काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म में बात करें, दो लो लूप्स होता है आपके पास। एक होता है असेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेनले, और एक होता है डिसेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेनले। बहरहाल असेंडिंग का क्या काम होता है? असेंडिंग का यहाँ पर ये काम होता है कि असेंडिंग जो है ना वो फिल्ट्रेट को पानी वापस कर देती है, मीन्स रिटर्न्स वाटर टू फिल्ट्रेट को इसने पानी यहाँ पर पता है करना है, वापस कर दें। जबकि अगर आपके पास दूसरी बात की जाए डिसेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेनले के बारे में, डिसेंडिंग के बारे में, और डिसेंडिंग का ये काम नहीं होता है। डिसेंडिंग हमारे पास कह लें कि इसके साथ काम करती है ADH के साथ, और ये भी क्या करती है, ये रीअब्जॉर्ब कर लेती है पानी को फ्रॉम द फिल्ट्रेट से पानी को रीअब्जॉर्ब करने के अंदर मदद कर रही होती है। तो ये आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। अब आप लोगों को समझ आ चुकी है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग का भी क्या काम होता है, आप लोगों को यहाँ पर ये भी समझ आ चुकी है। बहरहाल अब अगर हम लोग देखते हैं कि पहला ऑप्शन है ADH एंड डिसेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेनले रीअब्जॉर्बिंग मिनिमम वाटर। अगर मिनिमम वाटर कर रहे हैं तो यूरिन तो डाइल्यूट होना चाहिए, गलत ऑप्शन है। अगेन बीटा ऑप्शन बचती है, क्या लिखा हुआ है? ADH एंड डिसेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेनले इज रीअब्जॉर्बिंग मैक्सिमम वाटर। अगर पानी मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है तो यही वजह है कि जो यूरिन है वो आपके पास क्या है, कंसनट्रेटेड होता है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? बीटा राइट होगा। तो ये आप लोगों के पास एक टेबल मैंने बनाया है, अगर आप इस टेबल को अच्छे तरीके से याद रख लेते हैं आप लोगों को कभी भी नहीं भूलेगा। बहरहाल इसमें एक जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का भी एक रोल होता है, और इसमें हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स भी आ जाते हैं। बहरहाल जुक्स्टा मेडुलरी कंसनट्रेटेड यूरिन का कोज करते हैं। अगेन इसकी दोनों रेफरेंस है, PTB की बुक में भी डायरेक्ट बुक लाइन है, फेडरल टेक्स्ट बुक की बुक लाइन है, और ये मैंने सारे के सारे एक्सप्लेनेशन जो की है आपके पास मिक्स है, PTB FTP KB के सारी की सारी आपके पास एक्सप्लेनेशन क्या है, मिक्स है। तो बीटा इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर ये है। अगेन ये आपके पास सर्कुलेशन वाला चैप्टर से है। सर्कुलेशन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट से हर साल कोई ना कोई MCQs आता है। हार्ट हो गया, लाइफ प्रोसेसेस के बारे में अगर बात की जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल ये मैंने आप लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी कि आप लोगों ने इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से करना है।
अच्छा, तो अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ पर ये है कि अहमद वाज प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स एंड ही फेल्ट द हार्ट बीट। उसकी हार्ट बीट तेज़ हो गई है। आप लोगों से ये पूछना चाहिए कि हार्ट बीट का रेट क्या होगा स्पेसिफिक टाइम। देखें, अब ये आप लोगों की दो बुक्स का यहाँ पर रेफरेंस होगा। फर्ल टेक्स्ट बुक होगी और एज वेल एज आपकी KPK की बुक भी होगी, और KPK के साथ एक और बुक है BTB, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक। ये आपके पास इन्फॉर्मेशन वहाँ पर गिवन होती है। PTB में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। नॉर्मली आपके पास जो आपका जो हार्ट जो बेसिकली बीट करता है, ठीक है, नॉर्मल, और आप लोगों को ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी पता होना चाहिए। नॉर्मली जब आप बेसिकली चल रही होती है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मल मेरा हार्ट जो बीट का रेट है 72 टाइम्स पर मिनट, मीन्स ये अगेन 72 टाइम्स पर मिनट कर रहा होगा, मेरा दिल धड़क रहा होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ, जैसे मैं कोई जिम कर रहा हूँ या फिर कोई फुटबॉल खेल रहा हूँ, कोई सी भी चीज़ कर रहा हूँ, ऐसे केस में मेरा हार्ट जो है ना वो 120 टाइम्स पर मिनट यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहा होता है, बीट कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर ना एक सिचुएशन आप लोगों को मैं समझा दूँ। अक्सर का क्या होते हैं कि आपकी ना एक लिमिट होती है। अक्सर का आप भागना शुरू करते हैं, आप भागी जाते हैं, भागी रहते हैं, एक टाइम आता है कि आप ना फेंट होना शुरू हो जाते हैं। उसकी क्या वजह होती है? उसकी एक वजह होती है, एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं आपके पास ट्रैकीकार्डिया। अगेन एक आपके पास वो है, आप कह लें कि बीमारी है, एक बीमारी है। उसमें क्या होता है कि आपका जो हार्ट होता है ना वो 120 से भी ज़्यादा एक्सीड कर जाता है। 120 से ज़्यादा एक्सीड करेगा, हार्ट अटैक के चांसेस आपके पास ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रैकीकार्डिया, इसका ऑपोजिट होती है, एक टर्म होती है, इसे कहते हैं ब्रेडीकार्डिया। तो ब्रेडीकार्डिया और ट्रैकीकार्डिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेडीकार्डिया में क्या होता है कि आपका हार्ट इवन 40 टाइम से भी लेस हर्ट होता है, मीन्स 40 गुना से भी कम पर मिनट बीट कर रहा होता है। तो एज अ रिजल्ट आपको इन दोनों के केसेस के अंदर क्या होता है, हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ब्रेडीकार्डिया कब होता है? जब आप टेंशन ज़्यादा लेते हैं, जब आप बेसिकली सीधे लेटने की अक्सर का बीमारी तो लोगों को जो बिल्कुल प्लेन लेट जाते हैं। अब जब सो रहे होते हैं ना, सोते हुए आपकी हार्ट बीट कम हो जाती है। जब आप सीधे होकर सो जाते हैं, मीन्स फ्लैट लेटे होते हैं कुछ लोग ऐसे ही। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट से ये अहमद है, ये फ्लैट लेटा हुआ है, ठीक है, इसके ये हाथ हैं, नीचे बेड है। तो ये मैं सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आपकी हार्ट बीट क्या होती है, कम होती है। जब आप सीधे लेटते हो तो हार्ट को जोर लगाना पड़ता है, एज अ रिजल्ट वो 1 मिनट में बहुत कम पंप कर पाता है। इसकी ये वजह ब्रेडीकार्डिया हो जाती है। तो ये भी आपके पास एक बीमारी की अलामत है। बहरहाल इसका जो राइट ऑप्शन का डेट है 120 टाइम्स पर मिनट आपके पास होगी। अगर वो 2 घंटे से कह रहा है, उसकी हार्ट बीट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो 120 टाइम्स पर मिनट उसका हार्ट बीट कर रहा है। अगेन अच्छा, तो अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग अ सिवियर एक्सीडेंट, अब आप लोगों ने अगेन वीडियो को पॉज करें, और ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 2 आंसर्स बनते हैं और मैं दोनों को बताऊंगा। अब कहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ और बंदे को सिवियर इंजरीज हुई, एज अ रिजल्ट वो अपनी जान को खो बैठता है। अगर आप उस मौके पर प्रेजेंट होते, आपने बताना था कि बंदा मर चुका है, तो आप कौन सी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं? ये अक्सर का फर्स्ट एड जब सिखा रहे होते हैं ना, फर्स्ट एड प्रैक्टिस कराते हैं, तब भी पूछे रहते हैं इवन क्वेश्चंस, ठीक है। मगर बहरहाल जनरल टर्म है, बुक से ली गई है, इसका रेफरेंस मैं बता देता हूँ। पास पेपर भी है और ये पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक लाइन है। पंजाब टेक्स्ट बुक की स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक लाइन है। अभी आप लोगों को कंक्लूड नहीं कर पा रहे, बहरहाल काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने आई गेस कंक्लूड कर भी लिया होगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, बिफोर मूविंग ऑन द आंसर, पहले हम सिनेरियो देखते हैं। जब देखिए बंदा मर जाता है ना, तब होता क्या है। ऐसे केस में यहाँ पर जो होता है ना, आपके पास नर्व इम्पल्स रीच तो करती है, मगर नर्व इम्पल्स रीच करने के बावजूद भी आपके जो क्रॉस लिंकेज वो होते हैं, क्रॉस ब्रिजेस होते हैं, क्रॉस ब्रिजेस जो होते हैं वो कह लें कि ATP मॉलिक्यूल की ना होने की वजह से वो सेपरेट ही नहीं होते हैं। एंड एज अ रिजल्ट जब क्रॉस ब्रिज सेपरेट ही नहीं होगा, ठीक होगा ना, क्रॉस ब्रिज सेपरेट नहीं होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, आपको एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, एक कंडीशन होना शुरू हो जाती है, आपके मसल्स क्या होना शुरू हो जाते हैं, स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। तो स्टिफनेस ऑफ बॉडी होना शुरू हो जाती है, बॉडी आपकी सख्त होना शुरू हो जाती है। क्यों हो रही है? बिकॉज देर इज़ नॉट नो ATP इन द बॉडी। जब ATP नहीं होगा तो एज अ रिजल्ट क्रॉस ब्रिजेस जो होते हैं वो आपके पास सेपरेट नहीं होंगे, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, और कैल्शियम आइन नहीं आएगा। जो डिफरेंट तरह का प्रोसेस है। आप लोग इसमें इसके रेफरेंस है चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट, आप वहाँ पर जाकर स्टडी करें। कैल्शियम आइन के बारे में भी जिक्र किया जाता है, कैल्शियम आइन के बारे में है, और एक होता है स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन, स्केलेटल मसल फाइबर्स का टॉपिक है ये। और वहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि जब बंदा मर जाता है ना, तो अब ऐसे केस में क्या होता है कि ATP हाइड्रोलाइज नहीं होता, एज अ रिजल्ट आपके पास क्रॉस ब्रिजेस टूटते ही नहीं हैं, और इस वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन का पूरा टॉपिक
ठीक है, एक मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय द हेल्प ऑफ दी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ आई गेस लिखा हुआ है इस तरह का कुछ लिखा हुआ है कैल्शियम आयंस के साथ। तो कैल्शियम का वहाँ पर जिक्र किया गया हुआ है, कैल्शियम के बारे में बताया कि कैल्शियम का रोल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाने में, जिसमें पूरा का पूरा एक प्रोसीजर आप लोग वहाँ पर रिकॉल करेंगे, जिसमें आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जिक्र किया जाता है, SCR, ठीक होगा ना। इसमें फिर आपके पास टी ट्यूब्यूल का जिक्र किया जाता है, तो टी ट्यूब्यूल का जिक्र है। तो ये पूरी एक टॉपिक है पूरा एक ना। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास होती है रेगर माइटोसिस, रेगर मोटिस। पहला है कार्डिक फेलियर, एक्सीडेंट हुआ है, कार्डिक फेलियर कैसे हो गया, तो ये पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। फॉलिकल एट्रीजिया, ये तो टोटली गलत है, चैप्टर नंबर 18 में होती है फॉलिकल एट्रीजिया, इसका रिप्रोडक्शन का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। सिस्टिक फिब्रोसिस, अगेन ये बायोटेक्नोलॉजी की नई टर्म है जहाँ पर डिजीज़ पढ़ते हैं आप, इसके यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। रीगर मोटिस इसका राइट ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह का आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है एंड 90 to 80% स्टूडेंट्स ऑन द स्पॉट यहाँ पर रिकॉल नहीं कर पाते हैं कि यार एक्चुअली में क्वेश्चन आया किधर से, आया तो कहीं से नहीं है, आया बुक से ही है, मगर आपको याद नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में आया कहाँ से। ओके, सो अगला क्वेश्चन हमारे पास बहुत मजे का क्वेश्चन है, इसको सोल्व लाजमी करें, खुद ब खुद सोल्व करें मेरे सोल्व कराने से पहले। ओके, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कि डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ विच साइंटिस्ट। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, PMDC 2025 का क्वेश्चन हो सकता है। मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि क्वेश्चन आएगा। इसके पीछे एक रीज़न है, बहुत मज़े की रीज़न है, और कुछ थोड़े से ऑप्शंस में आप लोगों को पहले मैं जाने से पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा ज़रा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि डार्विन ने एक्चुअली में नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी बनाई क्यों थी, ये इन्फ्लुएंस किससे हुआ था। याद रखें, दो साइंसदान थे एक्चुअली में, एक साइंसदान का नाम था लॉयल। लॉयल ने क्या किया था, लॉयल ने ऐसे लिखा था ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, ठीक है। लॉयल ने जो ऐसे लिखा था वो लिखा था प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी पर लिखा था, इसने जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की थी। लॉयल जो था ना, लॉयल से पहले एक साइंसदान था, उस साइंसदान का नाम था जेम्स ह्यूटन, ठीक है। जेम्स ह्यूटन भी यही बातें करता था, कहता था कि इंसान आज जो भी मौजूदा हालत में है ना वैसे कभी था ही नहीं। मीन्स अगर आप देखो तो इंसान कभी भी ऐसी मौजूदा हालत में नहीं था। तो जेम्स ह्यूटन से इन्फ्लुएंस होकर लॉयल ने एक ऐसे लिखा था प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी के ऊपर। जियोलॉजी में उसने यही जिक्र किया था कि आपके पास माउंटेन्स कैसे बने थे, आपके पास यहाँ पर रिवर्स कैसे बने, ठीक हो गया ना। इसने बेसिकली एक वैली का जिक्र किया गया कि वैली से ऊपर से पत्थर गिरते थे, पत्थर से बाद प्लेन हो गए वगैरह वगैरह। जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जिक्र किया था कि जियोलॉजी जो थी ना, माउंटेन्स ऑन बाय ऑन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, माउंटेन्स ऑन बाय ऑन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, रिवर्स ऑन बाय ऑन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। पहले ऐसे नहीं थे, कोई एक स्पेसिफिक जगह नहीं थी, पहले पूरे फैले हुए थे, बाद में जाके स्पेसिफिक जगह आई, ठीक है। तो ये एक जो चीज़ थी ना, लॉयल की जो थ्योरी पढ़ने के बाद डार्विन बड़ा इंस्पायर हुआ था कि यार डार्विन ने सोचा कि एक्चुअली में इस तरह इंसान भी तो हो सकता है, इंसान भी ऐसा नहीं आया होगा, मीन्स हो सकता है पहले उसकी एवोल्यूशन उसने देखी होगी, उसने कहा होगा कि एवोल्यूशन कैसे होगा। इसी वजह से भी डार्विन भैया ने ज़मीन में चक्कर लगाना शुरू कर दिया, साउथ अमेरिका से शुरू हुए, ठीक है। साउथ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूशन देखने लग पड़े। जैसे मैंने एग्जांपल दी आर्मेडिलोस की बुक में एग्जांपल है कि उसने आर्म्ड मैमल्स के बारे में देखना पहले शुरू किया कि आर्म्ड मैमल्स का पहले क्या उनकी एवोल्यूशन थी। इसी तरह फिर उसने गैलापागोस आइलैंड से यहाँ पर फिंचीज़ के बारे में देखा, ठीक है। गैलापागोस आइलैंड से गैलापागोस आइलैंड, यहाँ पर पूरे की पूरे टाइम लिखता हूँ। 13 फिंचीज़ उसने कलेक्ट की थी, PTP कहती है, और 40 कलेक्ट की थी, FTP कहती है। तो मैं अगेन रेफरेंस लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को मसला ना बने। अगेन 14 ही कहती है आपके पास यहाँ पर FTP आना था, मैंने PTP लिख दिया है। फेडरल टेक्स्ट बुक 14 कहती है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये, ठीक है, ये उनकी इसने डार्विन भैया यहाँ से बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ था, लॉयल के काम से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था। फिर दूसरा साइंसदान था ना, वो था माल्थस ने यहाँ पर क्या किया था, माल्थस ने ऐसे लिखा था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर। अगेन ये चीज़ें कहाँ पर लिखी हैं यार, ये चीज़ें आप लोगों ने अगर आप PTP पढ़ते हैं तो PTP की स्टार्टिंग अंदर इंडेक्स बना होगा, इंडेक्स आप लोग पढ़ो, और इंडेक्स पे वहाँ पर सारे के सारे साइंसदान के, इसमें लमार का जिक्र है, वेस्टमैन का जिक्र है, क्यूवर का जिक्र है। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर काम किया था माल्थस ने। पॉपुलेशन के ऊपर क्या काम किया था माल्थस जो था, माल्थस कहता था कि जो इंसान की जो पॉपुलेशन होती है, इंसान जो होता है ना, इंसान हमेशा एक्सपोनेंशियली
बेसिकली जो है ना बढ़ता है। मीन्स एक इंसान क्या होता है, इंसान हमेशा एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा होता है। मैं यहाँ पर जिक्र लिख देता हूँ। इंसान के बारे में उसने कहा था कि इंसान एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। मीन्स अगर मैं जिक्र करूँ तो कहता है कि पहले अगर एक बंदा है, पहले वो एक होगा, हो यहाँ पे थोड़ा नीचे लेते हैं, पहले वो एक होगा, ठीक है, वो 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, और ऐसे सोन सिलसिला चलता रहता है। जो कि बात बिल्कुल ठीक है कि इंसान एक होता है, शादी होती है, फिर आगे बच्चे होते हैं, बच्चे किसी के 4 हैं, किसी के 5 है, तो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। दूसरा माल्थस कहता था कि जो फूड होती है ना, फूड, ये एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ती, फूड हमेशा अरिथमेटिकली बढ़ती है। मीन्स अगर हम बात करते हैं तो उसने कहा था कि फूड हमेशा कैसे बढ़ रही है, अरिथमेटिकली बढ़ रही है। मीन्स अगर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। ऐसे नहीं है कि यार चावल की गंदम लगी है तो चावल की गंदम अगर आपने 1 लगाई है तो वो 5 बन जाए। आपने बेसिक चावल की सारी फसल लगाई है, अगर गंदम की फसल लगाई है, वो ऐसा नहीं है कि गंदम की फसल आपके पास 1 लगाई है आपके पास 5 बन जाए, नहीं ऐसा नहीं है। वो ऑन बाय ऑन नहीं जा रहे, उनके अंदर हेरिडिटी मटीरियल नहीं है, उनके पास जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट नहीं है वो, ये तो इसलिए खाना जो है ना ये आपके पास अरिथमेटिकली बढ़ रहा है। जबकि जो पॉपुलेशन जो है ना, इनके पास जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट अच्छा है, जिंदा है, ये लिविंग है, इसलिए एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं। तो माल्थस ने पॉपुलेशन के ऊपर बहुत बड़ा प्रिंसिपल एक ऐसा लिखा था। इसको पढ़ने के बाद भी डार्विन भैया बड़े इंस्पायर हो गए थे कि यार ऐसा ही होगा, ये भी कोई ना कोई वजह ही होगी, कोई ना कोई तो सिग्निफिकेंस होगी इसके पीछे कि ऐसा क्यों है। ये भी एक बहुत बड़ी मेन वजह थी डार्विन के इंस्पायर होने पर। उसने फिर इस तरह इन एसेस को जो पढ़ा था, लाइल का काम पढ़ा था और उसने माल्थस का काम पढ़ा था, इन दोनों का जब उसने सॉरी काम पढ़ा था तो काम पढ़ने के बाद बड़ा इंस्पायर हुआ। एज अ रिजल्ट उसने यहाँ पर क्या बनाई थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बनाई थी। ऑप्शंस को देखते हैं, लमार्क और क्यूवियर। बहरहाल लमार्क से इंस्पायर नहीं हुआ था, क्योंकि लमार्क जो था ना, लमार्क ने बहुत ही एक यूजलेस बात की थी कि यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, के आपके पास जो आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो आगे जाकर जेनेटिकली चले जाती हैं। मतलब इसके अंदर आपके पास वो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। इसके पास आपके जिराफ की एग्जांपल्स है, और है एक और एग्जांपल हैमर वाली है, इसमें जब क्लिक नहीं हो रही, जिसमें वो वर्कर अगर काम कर रहा है तो वर्कर के मसल ज़्यादा अच्छे होते हैं तो वही आगे जाकर उसकी फैमिली को जाते हैं। पर ये बहुत ही अजीबोगरीब सी बात थी। वेस्टमैन और जो था ना, वेस्टमैन जो था और इसका डार्विन का काम सेम था। अरिस्टोटल से भी इंस्पायर्ड नहीं था। टी.एच. मॉर्गन और जॉनसन नहीं, इनका जेनेटिक्स पे काम था। इन्हें आगे जाकर मॉडर्न रिसर्च के अंदर मॉर्गन की जो जेनेटिक्स की जो थ्योरी थी उसको यूज़ किया गया था। और जॉनसन तो वो बंदा है, जॉनसन ने तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया था, जो कि अगेन पीटीबी में लिखा है कि इसने यहाँ पर जो हेरिडिटी मटीरियल जिसको बोला गया था मेंडल की तरफ से एलिमेंटन, जॉनसन ने इन एलिमेंटन को जीन्स का नाम दिया था, जो कि आज भी आप इनको जीन्स के नाम से जानते हो। ठीक है, तो जॉनसन ने ऐसा कोई काम नहीं किया। पर राइट ऑप्शन डेल्टा है। माल्थस और लाइल से इंस्पायर्ड था डार्विन, और इसने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन अपने पास यहाँ पर दी थी। अच्छा, अगला क्वेश्चन बड़ा मजे का है। अगला क्वेश्चन भी बहुत बहुत मजे का, क्योंकि मैंने पहले भी याद रखें, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन जितना आप समझते आपको आता है उतना ही आपको फंसाता है। तो ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है, इसको ज़रा रीड करें, एक दफ़ा रीड खुद करें वीडियो रोक के, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर ये लिखा है कि इमेजिन वन ऑफ योर फ्रेंड डाइड, आपको एक दोस्त मर चुके हैं और आपको जनाजा अटेंड करना था। आपने उसकी डेड बॉडी देखी और आप अनइंटेंशनली अपने जो आंसुओं को रोक नहीं सके, तो आपका कौन सा पार्ट ब्रेन का इन्वॉल्व होता है? बड़ा मजे का क्वेश्चन है। देखिए, आपकी जो फीलिंग्स होती हैं ना, जैसे लव, हेट, ये आपके बॉडी का पार्ट एक कंट्रोल करता है, होता है फोर ब्रेन का पार्ट होता है, कहते हैं एमिगडाला। एमिगडाला क्या करता है आपकी बॉडी में? लव, ये ठीक होगा ना, लव हो गया, हेट हो गया, रेज हो गया, लव, हेट, रेज, फियर वगैरह 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 के अंदर आपके पास इन्वॉल्व होता है। क्लस्टर ऑफ एक्सोन्स के अंदर भी ये इन्वॉल्व होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब एमिगडाला तो है, ये आपके पास इन्वॉल्व हो सकता है इसी तरह, मगर अगर मैं आपको आगे जाके इस कॉन्सेप्ट आता हूँ, सेरिब्रम अगेन आपके पास ये भी हो सकता है। आपकी मेमोरी है, आपको पता है मेरा दोस्त है, कोई अजनबी नहीं है, सेरिब्रम भी हो सकता है। मेडुला है, मेडुला भी इनवॉलेंट एक्शंस को कंट्रोल करता है, मेडुला भी हो सकता है। और चौथा आपके पास हो सकता है लिम्बिक सिस्टम। अच्छा, मैक्सिमम ने आंसर जहाँ पर जो है ना, आई होप देख लिया हो, सॉरी वो कर लिया होगा, चूज़ कर लिया होगा। याद रखें, इसका राइट ऑप्शन जो होता है ना वो है डेल्टा, और बाकी ये ऑप्शन से ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, आप लोगों को पता होना चाहिए है कि लिम्बिक सिस्टम ही होता है जो कि आपकी
ऑडिटरी, ऑडिटरी यहाँ पर मैं वर्ड लिख लूँ पूरा, ऑडिटरी, ठीक है, ऑडिटरी और विजुअल इंफॉर्मेशन को आगे डिस्प्ले कर देता है टू द फोर ब्रेन। फिर फोर ब्रेन आगे इसका रिएक्ट करता है कि यार आपने अब क्या करना है। तो आप जो अनइंटेंशनली रो रही है ना, वो बेसिकली लिम्बिक सिस्टम की वजह से रो रहे हैं। लिम्बिक सिस्टम में वो इन्फॉर्मेशन आगे दे रहा है, तो फिर तो काम हो रहा है। अगर आपका दोस्त नहीं मरा है, आप वैसे किसी के जनाजे पे चले जाएं, आपको रोना नहीं आएगा, हालांकि आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर आपके एमिगडाला को रोना तो चाहिए था, मगर नहीं रो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास विजुअल डिस्प्ले, आपके पास मेमोरी है, आपको पता है मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरा कोई ऐसा करीबी मतलब जानने वाला नहीं है। तो ये जो आपकी ऑडिटरी विजुअल इन्फॉर्मेशन देने में किसका हाथ होता है? ये आपके पास लिम्बिक सिस्टम होता है। इसने पहले इसको सेंसरी इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, फिर जाके फोर ब्रेन के पास जाएगा, फिर फोर ब्रेन आपका आगे रिएक्ट करना शुरू कर देगा। तो ये जो अनइंटेंशनली या इंटेंशनली रोना होता है ना, ये आपके पास कौन कंट्रोल करता है? आपका लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन ये आपका एमडी कैट 2025 का क्वेश्चन होने वाला है, याद रखिएगा। मैं बड़े आपको कह लेंगे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत फेवरेट होते हैं। वो अभी देखिए, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी मजे की है। इसमें एमिगडाला भी बच्चे 90%, सॉरी 90 कह रहा हूँ, 30% बच्चे एमिगडाला में कह सकते हैं कि इसका एमिगडाला भी ठीक है। 30% बच्चे आपके पास यहाँ पर ये कह सकते हैं सेरिब्रम भी ठीक है। सेरिब्रम भी जजमेंट में करता है। सेरिब्रम भी आपके पास डिफरेंट तरह की मेमोरी के अंदर सेरिब्रम आपके पास इन्वॉल्व है। मेडुला भी हो सकता है, क्योंकि यार इन्वॉलंटरी है, ठीक होगा ना। मेडुला भी हो सकता है। ये 10% कह सकते हैं, 20% बच्चों के चांस होगा कि वो मेडुला कह देंगे, यार मेडुला भी हो सकता है, इन्वॉलंटरी है। मगर यहाँ पर सिर्फ 4% स्टूडेंट होंगे जो कि लिम्बिक सिस्टम लगाएंगे। सो बी फ्रॉम द 5 to 6% जो कि लिम्बिक सिस्टम के ऑप्शन को राइट ऑप्शन कर रहे होंगे, क्योंकि यही राइट ऑप्शन होता है, बाकी आपके पास राइट ऑप्शन नहीं बनते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन, ये बड़ा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर कोई एप्लीकेशन आप लोगों को ऐसा नज़र नहीं आती है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसकी स्टेटमेंट को पहले हम सिंपल रीड करते हैं। और क्वेश्चन ये है कि विच आर द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज द कंपार्टमेंट कंटेनिंग द हार्ट एंड द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द लंग्स। इसमें दो चीज़ें हैं, आप लोगों को कंपार्टमेंट बताना है और आप लोगों को मेम्ब्रेन बतानी है। अच्छा, याद रखें, जो वो कंपार्टमेंट जो कि हार्ट को बेसिकली यहाँ पर आइडेंटिफाई करता है ना, वो होता है लंग्स, होता है लंग्स को जो सेपरेट करता है फ्रॉम द हार्ट, वो कंपार्टमेंट होता है मीडियास्टिनम, ठीक होगा ना। याद रखें, मीडियास्टिनम यहाँ पर ये करती है, मीडियास्टिनम आपको पास यहाँ पर जो है वो सेपरेट कर रही होती है हार्ट को फ्रॉम द लंग्स, ठीक होगा ना। हार्ट को सेपरेशन के अंदर कौन काम लंग्स से सेपरेट करने का रोल प्ले करता है? आपके पास वो होता है मीडियास्टिनम। अच्छा, मीडियास्टिनम के बिल्कुल साथ जो चीज़ होती है ना, वो लंग्स होते हैं, तो नीचे सॉरी लंग्स होती हैं। लंग्स के पास क्या होती है? लंग्स के पास एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। तो वो डबल मेम्ब्रेन जो आपके पास स्ट्रक्चर होता है ना, वो कौन सा होता है? प्लूरा होता है, डबल मेम्ब्रेन। ये अक्सर अगेन पीटीबी एफटीपी मैं रेफरेंस लाजमी देता हूँ, ताकि मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर सकूँ कि यार मैं बात कहाँ से कर रहा हूँ। तो पंजाब टेक्स्ट बुक और फेडरल टेक्स्ट बुक में दोनों में लाइन लिखी है कि लंग्स इज सराउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन प्लूरा के जिक्र किया जाता है। तो प्लूरा होती है वो चीज़ जो कि लंग्स को सराउंड करती है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, अक्सर कात एग्जामिनर देखें अपनी क्वेश्चंस के अंदर ही आंसर दे देता है। 90% बच्चे होंगे जिन्होंने पेरिकार्डियम के भी सोच लिया, कंपार्टमेंट लफ्ज़ नहीं पढ़ा। देखिए, याद रखें, पेरिकार्डियम पता है क्या होता है? डबल मेम्ब्रेनस सैक होता है। तो डबल मेम्ब्रेनस, ये भी मेम्ब्रेन ही है, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेनस सैक है जिसके पास आउटर है और इनर मेम्ब्रेन होती है। तो ये पेरिकार्डियम का आप लोगों ने सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आप लोग पहले ऑप्शन देखते हैं, हाइलम के बारे में जिक्र करते हैं, तो हाइलम इसका ऑप्शन नहीं होता है। हाइलम तो कंटेंट्स को सेपरेट करता है, जो कि बेसिकली आपके पास आ रही हो जाते हैं द लंग्स, उनकी प्रोटेक्शन करता है। प्लूरा, हार्ट के पास प्लूरा नहीं होती है। सीक्वेंस भी लाजमी देखना है। पेरिकार्डियम और मीडियास्टिनम नहीं, ये भी नहीं। कंपार्टमेंट और मैंने अगेन सैक के बारे में जिक्र किया, तो राइट ऑप्शन आपके पास डेल्टा बनता है। मीडियास्टिनम एंड प्लूरा इसका राइट ऑप्शन होता है। ओके, सो अगला क्वेश्चन है आपके पास कि इट इज़ एन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पास्ट पेपर बेस्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं रिसेंटली रिपीट भी हो सकता है। ऑल्दो सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक नहीं है, मगर मैं एक आप लोगों को एनालिसिस बता रहा हूं कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि नम्स और पीएमडीसी का बहुत अच्छा रिलेशन है। और सेल मेम्ब्रेन ये आप 100 से क्या मेरे से आप लोग वाले इन्फिनिटी टाइम्स 100% आपके पास नम्स के अंदर आता है। और ये इसके क्वेश्चंस वही वाले उसी तरह के नौबत के होते हैं, स्टेटमेंट चेंज होती है और वो क्वेश्चंस एमडी गेट में आए होते हैं।
अच्छा, तो अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ पर ये है कि इट इज़ एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइज ऑफ द लाइफ, इट इफ समथिंग हैपेंस टू इट एन ऑर्गेनिज्म कैन डाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें देखें कि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइज कौन सा होता है लाइफ का। अगर आप देखें तो सबसे पहले ऑप्शन से एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। सेल वॉल, देखिए सेल वॉल हमारे पास जो होती है यूकैरियोट के पास मतलब जो होती है, अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं तो ह्यूमंस के पास सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। अगर सेल वॉल आपके पास अगर रिमूव हो भी जाए तो आप लोगों को कोई मसला नहीं बनता। हाँ, प्रोटेक्शन आपके पास थोड़ा सा इशू वगैरह हो सकता है, मगर इसका कोई ऐसा कोई मसला नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस को अगर कुछ हो जाए तब भी आपके पास यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है। हाँ, होता ज़रूर है, वैसी बात है, क्योंकि यहाँ पर आपका DNA है, आपका RNA भी होता है। स्टिल यहाँ पर ये आप लोगों को कोई इतना ज़्यादा इशू, स्टिल आप मर नहीं सकते हो। हाँ, आपका जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट आगे नहीं जा सकता है, तो ये आपका इशू हो सकता है। गोल्जी ऑपरेटस का कोई भी ऐसा काम नहीं है कि भाई मतलब जिनके थ्रू आप मर सकते हो। हाँ, हालांकि फूड प्रोसेसिंग के बारे में बात करते हैं, सिक्रीशंस अगर आप बात देखते हैं, पैकिंग के बारे में बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बट स्टिल अगर हम लोग यहाँ पर इन सब में से देखना हो तो राइट ऑप्शन बनते सेल मेम्ब्रेन। इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह है? क्या मैंने अपनी कोई फिलोसफी झाड़ दी है? नहीं, बेसिकली याद रखें ये बुक लाइन है। बुक लाइन हमेशा, अब जैसा भी लिखा है बुक में लिखा है, अब आपने आंसर बुक से देखना है, तो बुक में जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन के बारे में लिखा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाली ऑफ द लाइफ। अगेन ये देखें आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक लाइन है, और आगे उसने सिर्फ आप लोगों को बताया कि अगर इसे कुछ हो रहा तो बंदा मर जाता होता है, तो राइट ऑप्शन होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ही ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स के अंदर इन्वॉल्व होता है। अगर बॉडी में आपके पास मटीरियल्स का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है एंडो एक्सो के थ्रू, पैसिव एक्टिव के थ्रू, इश्यूज़ वगैरह आपको हो सकते होते हैं। तो आपकी जब बॉडी से इन आउट नहीं हो रहा है, जैसे सांस नहीं आता है बंदे को, तो बंदा मर जाता होता है। इसी तरह जब मटीरियल्स का आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही है तो आपके पास मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन से रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं, आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन रिसेंटली रिपीट हुआ है नम्स में, फ्लूडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज़ मेंटेन्ड बाय। फ्लूडिटी जो होती है ना सेल मेम्ब्रेन की, वो कौन मेंटेन करता है? तो सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूडिटी जो होती है वो मेंटेन की जाती होती है बाय योर फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। तो ये रिसेंटली अभी नम्स 2025 में आया हुआ है, और ये पास्ट पेपर बेस्ड क्वेश्चन था, और ये नम्स में रिसेंट बहुत बार आया हुआ है। 2025 में भी आया हुआ है, 2023 में इसको देखा गया, 2022 में, 2021 में, एंड नंबर ऑफ टाइम्स उसको देखा जा चुका हुआ है। तो फॉस्फोलिपिड से आपकी फ्लूडिटी मेंटेन की जा रही होती है। इसी तरह अगर आप देखेंगे एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट कहाँ पर हिस्सा लेते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्टिव और पैसिव कहाँ पर हिस्सा लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये एक्टिव और पैसिव आपको ऑर्गेनाले में बेसिकली स्पेसिफिकली आपको सेल मेम्ब्रेन होता है, जहाँ पर आपके पास आपको देखने को मिल रही होते हैं एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। तो इसी तरह के और भी बहुत मजे के क्वेश्चंस हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से आ सकते हैं। ऑल्दो ये डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया बीएमडीसी की तरफ से 2025 के सिलेबस के अंदर, बहरहाल इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। जो डायरेक्ट मेंशन है उसमें साइटोप्लाज्म आपके पास आ जाता है, उसमें आपके पास गोल्जी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स आ जाते हैं, आपके पास लाइसोसोम लाजमी पढ़ना, लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास लाइसोसोम के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, और बी ऑर्गेनाइज आगे रखे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को भी नहीं छोड़ना आप लोगों ने। क्लोरोप्लास्ट आप ना ही पढ़ो तब आपके पास काम चल जाता होता है। तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पास्ट पेपर बेस्ड है, और अगेन मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ये आता है, इस तरह के क्वेश्चंस पीएमडीसी सेलेक्ट करती है। अच्छा, तो अगेन ये आपके पास नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस है, इसे मैं यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड नहीं कह रहा हूँ, बट एप्लीकेशन बेस्ड क्यों? क्योंकि ये आपके पास आपको जल्दबाजी में गलत करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जल्दबाजी में गलत करने के। ये देखिए कितनी सिंपल सी स्टेटमेंट है कि विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन एल्वियोलाई, 100% आपको याद होगी, बट ऑन द स्पॉट आपको याद अक्सर बात नहीं होती है। आप एग्जामिनेशन प्रेशर होता है, आपके पास टाइम का प्रेशर होता है, डिफरेंट तरह के प्रेशर होते हैं, आपको आंसर ही नहीं याद आ रहा होता है कि मेरा आंसर एक्चुअली में मार्क करना क्या है, ठीक है। तो अच्छा देखिए, एल्वियोलाई के अंदर बेसिकली दो तरह के प्रोटीन्स होती हैं। एल्वियोलाई के अंदर दो तरह के प्रोटीन्स होती हैं। एक प्रोटीन होती है आपके पास इलास्टिन है, और एक आपके पास होती है कोलेजन। अच्छा, इसे इलास्टिक कहते हैं, इलास्टिन कहते हैं। अच्छा, तो इलास्टिन ही यहाँ पर उसको हम लोग यहाँ पर कह रखी होती हैं। अच्छा, ये इलास्टिन और कोलेजन ये दोनों प्रोटीन्स होती हैं एल्वियोलाई के वॉल्स के अंदर, और यही दो प्रोटीन्स होती हैं जो कि आपके पास मदद करती हैं आपके रिकॉइल के अंदर और एक्सपैंड के अंदर ऑफ दी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होती है? रिकॉइल करती है, एक्सपैंड करती है। एल्वियोलाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है रेस्पिरेटरी के अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर,
रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, राइट। तो राइट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर क्या, अगर रिकॉल बेस है तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इलास्टिन और कोलेजन आपके पास बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और इसमें कोलेजन भी बच्चे चूज़ कर सकते हैं क्योंकि रिसेंटली कन्फ्यूज हो जाते हैं, इलास्टिक भी आ सकता था, बच्चे कर सकते थे, बट आप लोगों को सिंपल सी एक रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर आप लोगों ने कोई भी कन्फ्यूज नहीं होना है। अच्छा, तो ये रिसेंट क्वेश्चन है जी बायोटेक्नोलॉजी से, नया टॉपिक आपके पास चैप्टर आपके पास ऐड हुआ है और ये चैप्टर बहुत मज़े का है और इसमें से भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि जैसे कि आप एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने लिखी है। अब आप स्टेटमेंट रीड करें वीडियो को पॉज करके और आपने इसके बारे में दिखाना है कि आपको कौन सा ज़्यादा बेहतर आंसर लगता है। क्वेश्चन में लिखा गया कि जीन फार्मिंग के बारे में जिक्र किया। जीन फार्मिंग क्या होती है कि आप लोगों ने बेसिकली जो बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है, जैसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइस होते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड आपके पास काउज होती हैं फीमेल्स, जैसे उनसे मिल्क लिया जाता है, तो इस तरह के जीन फार्मिंग इट इज़ यूज ऑफ द ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया ना। जीन फार्मिंग हैज़ प्रूव बेनिफिशियल टू द ह्यूमंस एज इट हैव सर्व्ड ह्यूमंस इन अ ग्रेट वे। रिसर्चर्स कहते हैं कि उसको रिसर्चर्स इससे दिन ब दिन काम कर रहे हैं ताकि इंप्रूव कर सकें। एक रिसर्च कंडक्ट की गई और कंक्लूजन डिड्यूस किए गए, आपके नज़दीक बेस्ट कौन सा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट रीड करनी पड़ेगी। इट इज़ बेस्ट टू एक्सट्रैक्ट प्रोटीन्स फ्रॉम द जेनेटिकली इंजीनियर्ड मिल्क, बिल्कुल ठीक है, ये आपके पास एक बिल्कुल ठीक है, एक हो गया। इट इज़ बेस्ट टू एक्सट्रैक्ट प्रोटीन फ्रॉम द जेनेटिकली इंजीनियर्ड यूरिन, ये भी ठीक है। इट इज़ बेस्ट टू एक्सट्रैक्ट प्रोटीन फ्रॉम द ट्रांसजेनिक प्लांट रेदर देन एनीथिंग एल्स, ये गलत हो गया। नो कंक्लूजन फिट्स बेस्ट एट द प्रेजेंट सिचुएशन, डेल्टा भी गलत हो गया। दो आंसर आपके पास यहाँ पर आ रही हैं। अब क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं, ठीक है। अब दो ऑप्शंस आ चुके हैं ए और बी। अब देखें, आपको ये पता होना चाहिए है जब रिसर्च की जाती है, नई रिसर्च की जाती है तो हमेशा कोई नई चीज़ लेकर रहती है। अब अगर हम लोग ओल्ड रिसर्च देखें तो ओल्ड रिसर्च में ये डाल रखा था कि अभी भी बेसिकली किया जाता है स्पेसिफिकली कि आप जेनेटिकली इंजीनियर्ड फीमेल काउज से क्या करते हो, उनसे मिल्क एक्सट्रैक्ट करते हो जिसमें आपके पास मिल्क में कोई ऐसी चीज़ होती है जैसे आपके पास एंटी लिखना था यहाँ पर, एंटी लिखना था, एंटीथ्रोमिन 3 है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, वो आपको देखने को मिल रही होती है इन द जेनेटिकली इंजीनियर्ड काउज, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल रही होती है, राइट। तो इस तरह की चीज़ों को पाना, जैसे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 हो सकता है, बोवाइन हार्मोन हो सकते हैं, तो ये इस तरह की चीज़ों को पाना आम मिल्क में नहीं पॉसिबल होता है, आप जेनेटिकली इंजीनियर्ड काउज के अंदर ही पा सकते हो। तो ये तो एक ओल्ड मेथड है। अब देखिए, रिसेंटली जो हमारी एक पीटीबी की बुक लाइन है, मैं आप लोगों के साथ बुक लाइन यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक बुक लाइन है, मैं रेफरेंस लिख देता हूँ, पंजाब टेक्स्ट बुक की लाइन है और मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा नज़र आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। चलें, तो पंजाब टेक्स्ट बुक लिखती है कि यूएसए की टीम, मतलब जो थी मेडिकल टीम थी, वो उन्होंने नई रिसर्च कंडक्ट की और उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि यूरिन इज़ अ प्रेफरेबल व्हीकल, क्या मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, यूरिन इज़ अ प्रेफरेबल व्हीकल देन मिल्क, मिल्क से ज़्यादा बेहतर जो है ना वो यूरिन होता है। नई रिसर्च है, बुक लाइन है, बुक को लाजमी पढ़िएगा, आपके वहाँ पे लिखा हुआ है पंजाब टेक्स्ट बुक में कि यूरिन एक प्रेफरेबल व्हीकल होती है मिल्क से इन ए हर्ड, इस तरह की लाइन है। तो अब यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका एक रीज़न भी लिखिए। बेसिकली मिल्क क्या होता है, मिल्क तो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स देती हैं और फीमेल्स तब तक मिल्क देती हैं जब तक कि वो आपके पास प्यूबर्टी ना हिट कर जाए, मीन्स जवानी ना हिट कर जाए। प्यूबर्टी, मेरे स्पेलिंग कहाँ पर पहुँची जा रहे हैं, तो प्यूबर्टी आई गेस इसने यही स्पेलिंग होंगे। मैच्योरिटी आप कह लो, जब तक फीमेल्स मैच्योर नहीं होती हैं, बड़ी नहीं होती हैं, तब तक वो मिल्क नहीं देती हैं। तो बेसिकली यूरिन जो होता है ना, यूरिन आपके पास हर एक बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म देता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म हर एक मतलब देता है, मतलब आपके पास चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। बेसिक मकसद यहाँ पर ये है कि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, ये चीज़ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और जेंडर स्पेसिफिक ना होने की वजह से आपके पास यहाँ पर ये ज़्यादा बेहतर है कि आप यूरिन को इस्तेमाल करो, कि यूरिन से आप बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को पाना शुरू करो, यूरिन से आप बेसिकली जो है ना अपने बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करना शुरू कर दो। तो राइट ऑप्शन आपके पास बचती है, पीछे वो बचती है बीटा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये एक बेसिकली थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एक लाइन है आपकी बुक में, मैंने वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है और इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, श्योरली देखने को मिलेंगे। आप वहाँ पे पेपर में जाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी से हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा घुमा रहे, बट इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को आने चाहिए हैं।
अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, दो चीज़ों का मिक्सचर है। चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स का मिक्सचर है, और आपके पास चैप्टर नंबर 4 ऑफ द पीटीबी, दैट इज़ अ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सो मैं नाम भी लिख दूँ, ये ना हो कि आप लोग कहने लग पड़ो कि यार ये कौन से चैप्टर्स हैं। सो बायो एनर्जेटिक्स का मिक्सचर है, और एज वेल एज आपके पास सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बहुत मज़े का है। बुक को पहले आप लोगों ने सॉरी इसको पढ़ना है, मेरे करने से कुछ भी करने से पहले आप लोगों ने लाजमी इसको पढ़ना है। स्टेटमेंट को 2 दफ़ा रीड करें, क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत मज़े की है। देखिए, कहता है कि ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन आपके पास हो रही थी। सॉरी, यहाँ पर ने एक मिस्टेक है, यहाँ पर पता करना चाहिए था, यहाँ पर वर्ड आना चाहिए था साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन नहीं आनी चाहिए थी। यहाँ पर साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन आप लोगों के पास वर्ड आना चाहिए था। साइक्लिक होती है, साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन होती है, नॉन साइक्लिक में आगे जाके इस तरह तो क्वेश्चन की गलत हो जाता है। तो यहाँ पर एक इंप्रूवमेंट ये है कि नॉन साइक्लिक खत्म हो जाएगा, साइक्लिक आ जाएगा, ठीक है। तो उसको आप लोगों को लाजमी देखना है। अच्छा, अब देखिए, साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन केमियोस्मोसिस टेक्स प्लेस एट द साइटोक्रोम B6 एंड F कॉम्प्लेक्स। देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ केमियोस्मोसिस, इट इज़ प्रेजेंट इन द डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। देखिए है हिंट, मैंने कहा हिंट आपके पास क्वेश्चन में, कहाँ पर हिंट आपके पास क्वेश्चन में लास्ट लाइन में आपके पास हिंट है। और ये आप लोगों ने बताना कि ऑर्गेनाले कौन सा है कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होती है। पहले तो हम ज़रा केमियोस्मोसिस को रिवाइज कर लेते हैं। केमियोस्मोसिस होती है, केमियोस्मोसिस आपके पास बेसिकली यहाँ पर 80 यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके पास इनर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन होती है, राइट। ये इनर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है, इनर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये इनर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ पर आपके पास स्ट्रोमा होती है। स्ट्रोमा से यहाँ पर क्या रहता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली पानी की ऑक्सीडेशन से आपको देखने को मिलते हैं द फोटो सिस्टम 1। वहाँ से फिर आपके पास एंटीना कॉम्प्लेक्स जो कि पेरिफेरल होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट करता है। फिर आपके पास आगे जाके फर्दर रिएक्शन सेंटर को, रिएक्शन सेंटर फर्दर आपके पास उनकी प्रॉपर एक चेन होती है। पहली प्रोटीन आपके पास होती है, उसे कहते होते हैं प्लास्टोक्यूनिन, जो उन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करती है। फिर आगे जाके फिर हमारे पास आपके पास यहाँ पर आ जाता है। बहरहाल जिन्होंने रिवाइज नहीं किया साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन को काइंडली रिवाइज करें, आपको पास आइडिया बता देगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फर्दर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे स्ट्रोमा के पास, स्ट्रोमा उनको पंप कर देगा और हमारे पास कहाँ पर चला जाएगा, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के पास चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर चले गए, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के पास चले गए। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के पास यहाँ पर कंसंट्रेशन जो होगी उन इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा हो जाती होती है। एज अ रिजल्ट अब यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन आ जाती है, हाई कंसंट्रेशन होगी। और यहाँ पर कहीं कर आपके पास ना एक चीज़ लगी होती है, उसे यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं, उसे नाम पे नाम दे रखी हो देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक इंजाइम होता है, उसे कहते हैं एटीपी सिंथेस, राइट। एटीपी सिंथेसिस, स्पेलिंग तो मेरे पता नहीं क्या होगी, मैंने स्पेलिंग में गलत करी यार। एटीपी सिंथेसिस, ठीक है, इस तरह के स्पेलिंग है, आप लोगों को स्पेलिंग से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें। एटीपी सिंथेसिस यहाँ पर मौजूद होता है। फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को जब पंप किया जाता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो हाई कंसंट्रेशन से जब आप इन इलेक्ट्रॉन्स को लो कंसंट्रेशन पर करते हो तो एक प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वो यहाँ पर होती है। ये अगेन बुक लाइन है और आपके पास नंबर टाइम्स पास पेपर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू जब वो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से पास करते हैं, एटीपी सिंथेसिस करता है यहाँ पर, उसको बेसिकली यहाँ पर क्या कर देता है, एटीपी सिंथेसिस मतलब रिड्यूसिंग एनर्जी बना रखा होता है, जिन्हें आप यहाँ पर क्या कहते हो, एनएडीपी पॉजिटिव से या एनएडी पॉजिटिव से एनएडीपी बना देता होता है, ठीक हो गया ना, एनएडीपी बना देता है। तो मतलब आपके पास एनर्जी की फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर आपके पास एटीपी बना रखा होता है, यहाँ पर एटीपी बनाएगा, यहाँ पर एनएडीएच बनाएगा, एज फार एज आई रिमेंबर, राइट। तो यहाँ पर ये प्रोसीजर होता है, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस इन्वॉल्व होता है, जो कि क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन्स को पंपिंग के बाद क्या कर रहा है, एक आपके पास एनर्जी बना रखा है, एनर्जी बनाएगा, फिर आगे फर्दर ये इलेक्ट्रॉन्स आगे जा, यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस होता है, राइट। यहाँ पर मैं इसको इंप्रूव कर लूँ, एनएडी नहीं होता है, क्योंकि एनएडी अगर आकर होता है तो यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस होता है, राइट। एटीपी सिंथेसिस आपको देखने को मिल रही होती है, एटीपी, ठीक होगा ना। आपके पास एडीपी से आपको एटीपी देखने को मिल रखा होता है, फॉस्फेट के साथ आपको देखने को मिलेगा, और आपके पास एटीपी एनर्जी बन रही होती है, असिमिलेटिंग एनर्जी बन रही होती है, ठीक है। तो एटीपी प्रोडक्शन होती है। यहाँ पर एक आप लोगों को एक प्रोसेस समझाया गया है, केमियोस्मोसिस है। इसको मैं थोड़ा सा ज़रा ना यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ। मैंने आपको एक प्रोसेस भी समझा दिया है, साथ ही साथ एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग
केमियोस्मोसिस में आपने एक चीज़ नोटिस की, आप लोगों को एक एंजाइम देखने को मिला, इसे कहते हैं एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस इज एन अनदर एंजाइम, इज एन अनदर नेम फॉर द एफ नोड एंड F1 पार्टिकल्स। याद रखिए F1 पार्टिकल्स को आप एटीपी सिंथेसिस के नाम से भी जान सकते हो। इन्हें एलिमेंटन भी कहते होते हैं। जीन वाले एलिमेंटन नहीं, अलग एलिमेंटन पार्टिकल्स होते हैं, इसकी निशानी यहाँ पर ही होती है। तो अब F1 F नोड पार्टिकल्स कहाँ पर होते हैं, ये आपके पास आप लोगों को फौरन क्लिक करना चाहिए। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन के अंदर। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग रहती है। क्रिस्टी के पास काफ़ी ज़्यादा, क्रिस्टी के पास फिर आपके पास यहाँ पर कहते हैं ये आपके पास F नोड एंड F1 पार्टिकल्स होते हैं। इतनी ज़्यादा चीज़ समझाने का मकसद आपके पास यहाँ पर ये है कि जो चीज़ जो आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है, डेट इज एटीपी सिंथेसिस, जो कि F1 पार्टिकल्स होते हैं और वो कहाँ पर बैठ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये अगेन PMDC का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसके अंदर बड़ा लॉजिक लगी आप लोगों की। जिसको प्रोसेस नहीं आता होगा वो फंस जाएगा कि अब यहाँ पर मैं क्या आंसर लगाऊँ। ठीक हो गया ना। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ये वैसे भी अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो आप लोगों के पास गलत हो जाना था। बहरहाल यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ समझ आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया राइट ऑप्शन है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास ही F1 पार्टिकल्स हैं, F नोड पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। वहाँ से फिर आपके पास आगे जो है वो एसिमिलेटिंग पावर बना रखी होती हैं। ठीक हो गया। तो ये बहुत मजे का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोगों ने लिख लेना है कहीं ना कहीं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपकी बेसिक नॉलेज को चेक करेगा। नॉलेज होगा, नॉलेज बेस्ड होगा, मगर 99% मुझे यकीन है आंसर आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा, और जिनका आंसर अभी आप लोगों को क्या है आप लोगों ने लाजमी देखना है इसको। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये कि मिक्सिंग वेव्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टमक के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। मिक्सिंग वेव्स होती क्या, फिर आप लोगों को ये भी बताना चाहिए। स्मूथ मसल्स की वजह से होती है, स्मूथ मसल्स की वजह से मिक्सिंग वेव्स होती हैं। क्या होती हैं ये? स्मूथ मसल्स की वजह से आपके पास मिक्सिंग वेव होती है। रिसेंटली नम्स में क्वेश्चन भी आया था कि अगर स्मूथ मसल्स की पेयरिंग हो जाए तो किसको नुकसान पहुँचेगा? स्टमक को नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि स्टमक के अंदर मिक्सिंग वेव्स नहीं होती हैं। लंग्स के पास भी नहीं, स्टमक के पास होती है, तो स्टमक को नुकसान होगा अगर आपके पास पेयरिंग हो जाती है ऑफ दी स्मूथ मसल्स। बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम, लाइफ प्रोसेसेस वगैरह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इसी तरह आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि मिक्सिंग वेव्स पर वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगली कहते हैं कि मिक्सिंग वेव के पास इंपॉर्टेंट मैकेनिकल पार्ट होती हैं स्टमक की डाइजेशन के अंदर, एज कम्पेयर टू द पेरिस्टाल्टिक वेव्स। पेरिस्टाल्टिक वेव से कंपेयर करते हुए आप लोगों ने राइट ऑप्शन लगाना है। अच्छा, अब अगेन ये रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, मगर नॉलेज को चेक करेगा। अब इसका रेफरेंस मैं बड़ा मजे के देने वाला हूँ, तो आप लोगों का आई होप आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। पहले तो 90% क्वेश्चंस बच्चों ने पता है कि आंसर लगाया होगा, बीटा या सीटा। ए और डी को तो एलिमिनेट ही कर दिया होगा, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। याद रखें कुछ चीज़ें समझने वाली होती हैं। तो मिक्सिंग वेव्स होती हैं, मिक्सिंग वेव्स अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो मिक्सिंग वेव्स की जो क्वांटिटी होती है ना, क्वांटिटी स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं तो मिक्सिंग वेव्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पेरिस्टाल्टिक वेव्स। पेरिस्टाल्टिक वो होती है जो कि आपके बेसिकली कह लें कि सारे के सारे एलिमेंट्री किनाल तक होती है। पेरिस्टाल्टिक वेव्स आपकी ही होती है, जिसके थ्रू आपके पास खाना आपकी ओरल कैविटी से स्टमक से बॉडी तक जा रहा हो जाता है। पेरिस्टाल्टिक वेव्स की क्वांटिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू मिक्सिंग वेव्स। मिक्सिंग वेव्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, मगर फ़र्क यहाँ पर यह आता है कि मिक्सिंग वेव्स जो होती है ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, मीन्स दे आर लेस स्ट्रॉन्ग एज़ कम्पेयर टू पेरिस्टाल्टिक वेव्स। अगर हम पेरिस्टाल्टिक वेव से बात करते हैं तो पेरिस्टाल्टिक वेव्स इतना ज़्यादा कह लें कि स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं जब हम इनको कंपेयर करते हैं। इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी एक बुक लाइन है पंजाब टेक्स्ट बुक में कि पेरिस्टाल्टिक वेव्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि अगर आप लेटे भी खाना खा रही हो तब भी खाना आपके पास कॉन्ट्रैक्शन और आपके पास कॉन्ट्रैक्शन और कह लें कि रिलैक्सेशन के थ्रू मतलब आपकी बॉडी जो उसको वापस पुश कर लेती है। तो अगर हम स्ट्रेंथ वाइज देखते हैं तो स्ट्रेंथ वाइज आपके पास कौन ज़्यादा होता है? मींस अगर आपके पास पेरिस्टाल्टिक वेव्स आपका बिल्कुल ठीक होता है, पेरिस्टाल्टिक वेव स्ट्रेंथ वाइज ज़्यादा है, अक्रस वाइज कम है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि बीटा और अल्फा तो ठीक हो गया, दोनों को अक्रस वाइज मिक्सिंग वेव ज़्यादा होती हैं और पेरिस्टाल्टिक वेव्स टाइप आपके पास स्ट्रेंथ वाइज ज़्यादा होती हैं, बिल्कुल ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी भी बेसिकली आपके पास स्ट्रेंथ होती है। अगेन ये फेडरल टेक्स्ट बुक में बुक लाइन लिखी हुई है, फेडरल टेक्स्ट बुक में अगेन फ्रीक्वेंसी का वर्ड इस्तेमाल किया गया हुआ है और फेडरल टेक्स्ट बुक में इसका भी जिक्र किया गया हुआ है और पंजाब टेक्स्ट बुक में भी इसका जिक्र किया गया हुआ है, बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक में भी आपको देखने को मिल रही होती है। तो राइट ऑप्शन क्या होता है? इसका राइट ऑप्शन होता है डेल्टा। सारे के सारे आपके पास ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ठीक होते हैं कि मतलब आपको देखने को मिलते हैं कि मिक्सिंग वेव्स और पेरिस्टाल्टिक वेव्स का जो भी आपके पास कॉम्बिनेशन बन रहा होता है।
अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिसेंटली नाम 2025 में आया और मैंने क्वेश्चन आप लोगों को मैं बड़ी मज़े की बात बताने लगा हूँ कि क्वेश्चन मैंने फरवरी या जनवरी में प्रिडिक्ट किया था कि ये क्वेश्चन आपके पास NMD कैट में आ सकते हैं, मैं हो सकता है तो मैं इंशाल्लाह इसकी यहाँ पर पिक भी लगा देता हूँ कि मैंने 2025 के स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पर है ना ये क्वेश्चन प्रिडिक्ट किया था कि क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट लाइन जो मैंने लिखी थी वीडियो के अंदर, एग्जैक्ट लाइन वर्ड टू वर्ड कोई चेंज नहीं आया। नम्स MD कैट 2025 में वही लाइंस आई जो कि मैंने आपको 2025 में फरवरी में बता दिया था। तो मेरे यहाँ पर जो क्वेश्चन बैंक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज़रा इसको ज़रा काइंडली सीरियस लीजिएगा क्योंकि मेरे क्वेश्चन एनालिसिस बेस होते हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा मतलब नॉलेज रखता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ अपनी ऑथेंटिसिटी शेयर करके कोई नॉलेज के साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए बेसिकली ओवरऑल आपके पास 170 अमीनो एसिड्स होते हैं। ये बुक लाइन है, अगेन मैं कहाँ से ले बोल रहा हूँ, ये आपके पास पंजाब टेक्स्ट बुक, वर्ल्ड टेक्स्ट बुक दोनों में लिखा हुआ है। और अगेन आप लोग अगर आप KP की बुक से भी हो तो वहाँ पर भी लिखा होगा। 170 अमीनो एसिड्स होते हैं। 170 में से दो तरह की कैटेगरी होती है, एक होती है 25 वाली और एक होती है 20 वाली। तो 25 और 20 से करते हैं। 25 अमीनो एसिड्स आपके पास ऐसे होते हैं जिनकी वजह से प्रोटीन बनती है, मतलब इन्वॉल्व इन प्रोटीन फॉर्मेशन, सॉरी उसके नीचे लेते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ थोड़ा सा, अच्छा। तो 25 आपके पास ऐसे होते हैं जो कि आपके पास अमीनो एसिड्स के जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोटीन फॉर्मेशन। 20 ऐसे होते हैं जिनसे मोस्ट प्रोटीन्स बनती हैं। सो 20 अमीनो एसिड्स आर इन्वॉल्व जिनसे आपके पास क्या बनती है, मोस्ट प्रोटीन्स बन रही होती हैं। तो मोस्ट प्रोटीन्स कितने से बनती हैं, मोस्ट प्रोटीन्स आपके पास 20 से बनती हैं। क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा था हाउ मेनी प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन अमीनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, कितनी इन्वॉल्व होती हैं, 25। तो इसका राइट ऑप्शन क्या था, बीटा। तो 20 राइट ऑप्शन नहीं था इसका, ठीक है। 20 नहीं, जिन्होंने लगाया 20 का गलत है। अगेन आपके पास क्वेश्चन नया चैप्टर से इन्वॉल्व हुआ है, इट इज़ अ बायोटेक्नोलॉजी। बहुत ही सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसको मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी वाइंड अप करूं। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कहता है कि द टेक्निक विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कैसे बनती हैं, याद रखें आपके पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एक ही पेरेंट सेल से बनती हैं, यूनिक पेरेंट सेल से बनती हैं। बुक लाइन है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, मैं पूरा वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आप लोगों के पास कोई इशू ना बने आप लोगों का। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इनके पास यहाँ पर क्या होता है कि यूनिक पेरेंट सेल होता है, पेरेंट सेल सेम होता है। बनती कैसे हैं, आपके पास एक सेल्स होते हैं मियोल्मा सेल्स। तो मियोल्मा सेल्स होते हैं जिन्हें हम लोग बीटा कैंसरस लिम्फोसाइट्स का भी नाम दे सकते हैं। तो ये कैंसरस लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक होगा ना। तो बीटा कैंसरस लिम्फोसाइट्स को आपने यहाँ पर क्या करना है, बीटा कैंसरस लिम्फोसाइट्स को आपने मिला देना होता है एक ही चीज़ से, जैसे हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं स्प्लीन के साथ। स्प्लीन सेल्स के साथ मिलाना है। जब आप स्प्लीन के साथ मिलाएंगे तो आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगा, उसे कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। फिर आगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आपके पास आपको पता है डिफरेंट तरह की चीज़ों में इस यूज़ की जा सकती है। मीन्स अगर आप लोगों ने बेसिकली एंटीजन को सेपरेट करना है, ठीक है ना, सेपरेटिंग एंटीजन, सेपरेटिंग मेरे ख्याल, हाँ सेपरेटिंग है। एंटीजन को सेपरेट करने के अंदर आप लोग के पास इन्वॉल्व करती है जब सेपरेटिंग एंटीजन को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही होती हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का अपना आगे बड़ा रोल होता है आपकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को डिटेक्ट करने के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, एक मियोल्मा सेल्स का स्प्लीन सेल से मिलना और एंटीबॉडीज बनाना, इसे एक नाम दे देते हैं HCH। इसका मतलब क्या होता है, ये मतलब भी समझा दें। बेसिकली मतलब होता है इसका सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक, यहाँ पर मैं पूरा लिख देता हूँ, सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा अब यहाँ पर ये मैं क्या हो गया मुझे, मैं स्पेलिंग क्यों गलत कर रहा हूँ आज यार, हाइब्रिडाइजेशन, इसको यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते होते हैं। तो सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन का आप लोगों को पता होना चाहिए कि सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन ऐसे क्या रखी होती हैं। तो द टेक्निक विच इज इन्वॉल्व इज, राइट ऑप्शन इज बीटा। पहली ऑप्शन क्या थी, वेस्कुलर एंडोथीलियल। ये आपके पास ये इसका जिक्र ही यहाँ पर नहीं है, ये आप लोगों के पास बीमारियों में जिक्र किया जाता है एंजियोप्लास्टी में, ठीक है। एंजियोप्लास्टी हार्ट रिलेटेड है, हालांकि आपके पास टर्म आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी में ही देखने को मिलती है। जब आप लोग जिक्र करते हो कैथियर के थ्रू आपके पास जो है ना वो क्लोज्ड आर्टरी को खोला जा रहा होता था, तो वहाँ पर कैथियर के साथ एक फैक्टर लगता है, जैसे कहते हैं वेस्कुलर एंडोथीलियल। जी से मुझे याद नहीं आ रहा, वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्लैंडर पर इस तरह कुछ था, जी वाला वर्ड नहीं मुझे याद आ रहा, बट फैक्टर होता है जो कि कैथियर के साथ मिलता है और वो ब्लॉक्ड आर्टरी को खोल देता है।
एडीएच कुछ भी नहीं, इट इज़ एन हार्मोन। तो एंटी डायबिटिक हार्मोन, इसका तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। सीएफटीआर आपको पता होना चाहिए, आपके पास एक बीमारी के लिए होता है, सिस्टिक फिब्रोसिस के लिए होता है। सीएफटीआर जीन इसके अंदर एब्सेंट होता है। सिस्टिक फिब्रोसिस में क्या होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन ऑफ क्लोराइडाइंस की जो ट्रांस मेम्ब्रेन के लिए जो आपके पास जीन होता है वो एब्सेंट होता है। तो इसके लिए आपके पास यहाँ पर कोई उसका, ये तो एक डिफेक्ट है, डिफेक्ट का यहाँ पर क्या लेना देना। राइट ऑप्शन क्या था, HCH, दैट इज सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। अगेन ये मैंने इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमेशा ये मैंने तारीख देखी है एमडी गाइड की हिस्ट्री के अंदर के आपको 2 से 3 MCQ ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि रिकॉल बेस्ड होंगे। इवन रिसेंटली भी आया हुआ है, और वो कई बार आ जाती हैं कि बायोलॉजी में आपसे रिकॉल पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन का, जो कि थोड़ा सा परसेंटेज वाइज थोड़ा सा ज़रा आपकी मतलब रिकॉल को देख रहे होते हैं कि यार रिकॉल कितना बच्चे का होता है। अब ये चैप्टर रिकॉल बेस है रेस्पिरेशन का। अब इसमें बेसिकली पूछा क्या गया है आप लोगों से, आर्टीरियल ब्लड के अंदर सीक्वेंस पूछी गई, सैचुरेशन पूछी गई है कि कितने % सैचुरेशन होती है। ओवरऑल याद रखना कि आर्टीरियल ब्लड के अंदर जो सैचुरेशन होती है ना, वो मैक्सिमम होती है। 100% कभी भी सैचुरेशन नहीं हो सकती है। अगर आप देखो 100% आप लोगों के पास बाइंडिंग देखने को मिल रही है, तो नहीं, 100% बाइंडिंग देखने को नहीं मिलती। जो मैक्सिमम सैचुरेशन देखने को मिलती है, डेट इज़ 97% सैचुरेशन होती है। और जो एक आपके पास हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है, वो 1.34 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिल सकता है, राइट। तो 1.34 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अगेन इसका रेफरेंस कहाँ पर, इसका रेफरेंस होती है फेडरल टेक्स्ट बुक। आपने फेडरल टेक्स्ट बुक को लाजमी पढ़ना है, साइड बॉक्स इन्फॉर्मेशन है। तो 1.4 होती है। आर्टीरियल ब्लड में जो फाइनल वैल्यू आ रही होती है ओवरऑल होती है 19.4 मिलीलीटर आउट ऑफ 100, ठीक है। 100 मिलीलीटर, अगर 100 मिलीलीटर ब्लड, उसमें से 19.4 होती है। मैक्सिमम कितनी होती है, 20 मिलीलीटर होती है। 20 मिलीलीटर आउट ऑफ 100 मिलीलीटर ये आपके पास मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम नहीं होती है। 0.46 का अगेन आपको देखने को मिल रहा है। 97% सैचुरेशन होती है। इसके मुकाबले में वीनस ब्लड होता है। वीनस ब्लड अगेन इसका रेफरेंस कहाँ पे है, याद रखना, इसका रेफरेंस आप लोगों को मिलेगा। या ये कितना होता है, 54 मिलीलीटर होता है। और आपके पास इसका रेफरेंस अगेन पंजाब टेक्स्ट में मिल जाएगा आपको। और एक होता है वीनस ब्लड। तो वीनस ब्लड के बारे में जिक्र करते हैं। वीनस ब्लड में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ 75% सैचुरेशन होती है, और आपको 14.4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिल रही होती है एज़ कम्पेयर टू 20 मिलीलीटर, ठीक है ना। 100 मिलीलीटर है ना, तो 100 मिलीलीटर में से सिर्फ और सिर्फ आपके पास 14.4 आपको देखने को मिल रही होती है। यही वजह होती है कि आपके पास जो आर्टीरियल ब्लड होता है, आर्टीरियल ब्लड, मैं बात रिपीट करता हूँ, आर्टीरियल ब्लड को आप लोग कहते हैं कि दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड वीनस ब्लड इट इज एन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिंपल एज डैट। इसके पीछे एक वैसे एक और भी वजह होती है, ना सिर्फ इसकी वॉल्यूम की वजह है, बल्कि एक और वजह होती है, डेट इज़ की लंग्स का भी, लंग्स की इन्वॉल्विंग आपको देखने को मिलती है। पर अब वो सर्कुलेशन का टॉपिक है, हम लोग यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहे हैं। हमारे पास अगर आप ऑप्शन देखते हैं, आर्टीरियल ब्लड 75% सैचुरेटेड होता है, तो अगेन आपके पास वीनस ब्लड की वैल्यू है, गलत है। आर्टीरियल ब्लड 85% नहीं, गलत है। आर्टीरियल ब्लड 95% ओके, वैल्यू ठीक है, मगर सैचुरेशन कम है, गलत होगा। डेल्टा इज राइट ऑप्शन। 97% सैचुरेटेड होता है, और 19.4 मिलीलीटर आपको ऑक्सीजन देखने को मिल रही होती है। अगेन ये डायरेक्ट बुक लाइन है FTP फेडरल टेक्स्ट बुक में। अगर आप साइड बॉक्स पढ़ते हैं वाइल स्टडिंग, तो आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साइड बॉक्स में आपको देखने को मिल जाता है कि भाई वहाँ पर आपके यहाँ जिक्र किया गया इसके बारे में। अगला ये अगेन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। नम्स का ही पास्ट पेपर है, और नम्स का पास्ट पेपर है, तो मैं चलें ज़रा इसको ज़रा रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी देखे गए हुए हैं, एग्जांपल्स पूछी जाती हैं। तो प्यूबिक सिम्फिसिस एंड इन्वर्टिबल डिस्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ। पहले तो समझते हैं कार्टिलीजनस जॉइंट्स के बारे में समझते हैं। इसका राइट ऑप्शन वैसे साइड कार्टिलीजनस जॉइंट ही है, ठीक है। एग्जांपल इसकी मैं अगेन कहाँ से बात कर रहा हूँ, मैं फेडरल टेक्स्ट बुक से बात कर रहा हूँ। फेडरल टेक्स्ट बुक की स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक लाइन है, एग्जांपल मैं गिवन है फेडरल टेक्स्ट बुक के अंदर। वहाँ पर लिखता है कि कार्टिलीजनस जॉइंट के अंदर आपके पास जिक्र करता है कि 2 एग्जांपल्स आपसे डिस्कस की जाती है। एक एग्जांपल आपके पास यहाँ पर इसी की प्यूबिक सिम्फिसिस की होती है, मतलब प्यूबिक सिम्फिसिस होती है, और आपके पास इन वर्टिब्रल डिस्क होती है, ठीक है ना, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है ना। और दूसरा होता है कोस्टल आर्क। कोस्टल वो वाली हड्डी जो कि आपके पास या आपको मिला रखी होती है, रिब्स को स्टर्नम के साथ मिला रही होती है।
सो स्टर्नम को रिब के साथ मिला रही होती है। स्टर्नम को कनेक्टिंग यहाँ पर लिखेंगे, ये जो है ना ये स्टर्नम को रिब के साथ मिला रही होती है और किसी को नहीं मिला रही होती थी। कनेक्टिंग स्टर्नम विद रिब, स्टर्नम की एक ही हड्डी होती है, ठीक होगा ना। और रिब्स के साथ इसको मिलाने के अंदर बेसिकली कोस्टल आर्च का ही काम होता है। यही वजह होती है कि हम कोस्टल आर्च को बेसिकली जो होती है ना, जो आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ज़रा हम लोग समझ सकें। बेसिकली होते हैं 12 पेयर। कितने होते हैं रिब्स के अंदर? होते हैं 12 पेयर्स। 12 में से जो 7 होते हैं ना, 7 ट्रू पेयर्स होते हैं, 3 फॉल्स होते हैं, 2 फ्री फ्लोटिंग होते हैं। ओवरऑल 24 हड्डियाँ होती हैं और 12 पेयर होंगे, ठीक है। 2 फ्री फ्लोटिंग होते हैं। तो ये जो बेसिकली फॉल्स होते हैं ना, फॉल्स क्या होते हैं? ये फॉल्स आपके पास कोस्टल आर्च से मिलकर लगे होते हैं, मीन्स कोस्टल आर्च से अटैच्ड होते हैं। कोस्टल आर्च वही होती है जो कि आपके पास रिब्स को स्टर्नम के साथ जोड़ रही होती है, इसी वजह से हम लोग इसको फॉल्स कहते हैं। ओवरऑल इसमें 6 हड्डियाँ होती हैं। ये बहुत मजे का क्वेश्चन है। तो रिकॉल बेस है। फिब्रस जॉइंट आपके पास स्कल में पाए जाते हैं। इस एग्जाम्पल आपके पास डिफरेंट तरह की आपके गम्स में पाए जाते हैं। गम्स में जैसे आप लोगों के पास जबड़ा कहते हैं, जबड़ों के अंदर पाए जाते हैं फेब्रस जॉइंट्स। तो बहरहाल ये था 20 MCQs जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। बहरहाल देखिए 20 MCQs के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर अभी डिस्कशन की है। 20 MCQs थे जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। मैंने अभी वॉल्यूम थोड़ा सा कम रखा है क्योंकि देखें 20 MCQs मैंने रीजन कम रखने की मतलब इतने सेलेक्ट करने की रीज़न क्या है कि 20 MCQs के पहले मैं आप लोगों के साथ वॉल्यूम शेयर करूँ। आप लोगों का मैं फीडबैक यहाँ पे लाजमी चाहूँगा एट दी एंड। आप लोगों का मुझे फीडबैक बहुत मैटर करता है क्योंकि देखें मैंने MCQs जो बनाए मेरे पास्ट पेपर बेस्ड, मेरे एनालिसिस बेस्ड है। डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म से इनको मैंने पिक किया हुआ है, मतलब डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म्स के नॉलेज से मैंने इसको पिक किया हुआ है। स्टेटमेंट सेम नहीं थी, स्टेटमेंट ऑपोजिट थी, कि जैसे भी थी नॉलेज आप लोगों का चेक हुआ है। कुछ आप लोगों ने महसूस किया होगा कि कहीं पर आप लोगों का ऐसा आया होगा कि आप लोगों को स्टेटमेंट भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें आप लोगों को स्टेटमेंट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप लोगों को आंसर मार्क कर लिया था। इसी तरह कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिससे आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था कि मैं एक्चुअली में गलत कितना हूँ, गलत कहाँ पे हूँ। तो दिस वाज 20 MCQs थे। आप लोगों ने लाजमी अपना स्कोर शेयर करना है। आप लोगों ने लाजमी शेयर करना है कि मेरे कितनी आई 20 में से। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ आप लोगों ने लाजमी यहाँ पर ये करनी है कि मुझे लाजमी फीडबैक दें कि हमें सर ये 20 MCQs अपने शेयर किए हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है 20 MCQs से। मैंने कोशिश की है कि मैं 20 MCQs की मदद से 20 न्यू कॉन्सेप्ट या 20 कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवा सकूं, ठीक है। तो फीडबैक लाजमी लेना है। इसी तरह फिर हम लोग केमिस्ट्री का भी आप लोगों के फीडबैक से ही बनाएंगे। फिजिक्स का भी मैं फीडबैक के ही थ्रू ही बनाऊंगा। अगर आप लोगों का फीडबैक पॉजिटिव होगा तो हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर भी ऐसे MCQs लाएंगे जो कि एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, ठीक है। और इस बार तो आपको पता है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं, लाजमी आने, वैसे भी आते हैं, मगर इस बार थोड़ा सा ज़रा खतरनाक बनेंगे। तो मैंने समझा कि जरा मैं आप लोगों को थोड़ा सा ज़रा ना सैंपल दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ज़रा कह लें कि एक ट्रेडर दिखा देता हूँ कैसे एक्चुअली में अगर आप लोगों के पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो आप लोगों ने डील कैसे करना है। सो मुझे लाजमी शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।